तो टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। अच्छा, आप ऐसे करो, जब बात करनी है तब माइक ऑन करना, अदरवाइज डिस्टरबेंस आएगी बीच में ना। जब डाउट होगा तब ऑन कर लेके पूछ लिया करना। अच्छा, क्वांटम नंबर्स बेटा क्या होता है ना। इससे पहले तुम चैप्टर में, ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं बेसिकली, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले आपने ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा होगा इस चैप्टर में, कि इनकी डिस्कवरी किसने की, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए, जिनको हम एटॉमिक मॉडल्स के नाम से जानते हैं। थॉमसन ने दिया, फिर वो डिस्कार्ड हो गया, रदरफोर्ड ने दिया, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद बोहर का आया, फिर बोहर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे कि हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली वाले कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, वो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट होता है, उसने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं। तो इजी से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का एक सेट है विच विल गिव अस complete information about the electron. Now what is the meaning of complete information about the electron? जैसे हम मान लो अपने ड्रेस की बात करते हैं, है ना। जैसे हरमिंदर कहाँ रहता है, पंजाब में रहता है, पटियाला में रहता है, ये वाली स्ट्रीट नंबर है, ये वाला हाउस नंबर है, इस रूम में हरमिंदर रहता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है, इलेक्ट्रॉन की सब शेल कौन सी है, ऐसे मान के चलते हैं बेटा कि शेल तो समझते हो ना, पढ़ा होगा, शेल मीन्स ऑर्बिट, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो उसको हम शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं। शेल्स के अंदर सब शेल के अंदर माने जाते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे ऐसे इमेजिन करो, एक स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट में आगे घर है, स्ट्रीट बड़ी हो गई, शेल हो गई, आगे उसमें जो घर हैं वो सब शेल हो गए। घर में आगे क्या है, कोई भी एक घर ले लो, उसमें आगे रूम्स होते हैं ना, रूम्स हो गए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है एंड वी वांट टू नो कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल को बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ये सारा कुछ हमें 4 नंबर का एक सेट बताता है, जिसे हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई बताओ। यस मैम। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका, नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल एन से। ये हमें बेटा बताते हैं शेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है, और एन की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जिसे तुम बोलते हो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। याद रखना, जीरो नंबर नहीं दिया जाता, एन हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। जब भी स्मॉल एन हो, इट मीन्स कि वो शेल के बारे में बात कर रहे हैं।
मतलब सपोज करो हमने बोल दिया किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेल कौन सी है, k उसकी शेल है। आ गई बात समझ में? और शेल यस के मैम। बारे में बताता है, उसके साथ ही उसके साइज के बारे में भी बताता है। जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल से बड़ा सेकंड शेल होगा, थर्ड शेल उससे बड़ी होगी, ऐसे ऐसे साइज के बारे में बताता है। और बेटा उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। एनर्जी भी एन पे डिपेंडेंट होती है। बोहर मॉडल में हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, थर्ड में होगा और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अगली अगली शेल्स पे हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती होती है। तो हमें ये पता चला कि हमारा जो पहला क्वांटम नंबर है वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल को बिलोंग करता है। शेल के साथ साथ वो हमें साइज के बारे में भी बताता है और एनर्जी के बारे में भी बताता है। और एन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके आगे जाती है, होल नंबर होती है। इतना समझ में आ गया बेटा? यस मैम। अब सेकंड क्वांटम नंबर पे चलते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। It is also known as angular momentum quantum number. इसको देखेंगे कि हम कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एक ही बात है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल। ना ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की सबशेल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की सबशेल। अब सबशेल क्या होती है? सबशेल को ऐसे समझो जैसे स्ट्रीट है, स्ट्रीट गली, हम किस गली में रहते हैं, गली में घर है कुछ, गली हो गई शेल, और उसमें आगे कौन से घर में रहते हैं वो हो गई सबशेल। आगे बात समझ में? अब सबशेल्स को कैसे निकालते हैं और कौन कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं देखना जरा। एल का बेटा एक फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है 0 to n-1, 0 to n-1। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। देखो फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल। हरमिंदर देखो फर्स्ट शेल, मैंने शेल बोला है तो एन की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1। 1, एन की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो पहली गली है, जब भी मैं शेल बोलूंगी आपके माइंड में स्ट्रीट आ जाए, जो पहली हमारी स्ट्रीट है उसमें कितने घर हैं और उनका नाम क्या है। कितने घर हैं मतलब पहली शेल में कितने सब शेल्स हैं। तो जब भी तुमको सब शेल्स देखना है तुमको एल की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एल की। और एल का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। तो फर्स्ट शेल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 to 1-1, मतलब 0 to 0। 0 to 0 बीच में हमने वो तो लेने नहीं है फ्रैक्शन वाले, तो 0 ही हुई वैल्यू। अब बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं एल 0 आ रहा है इसका मतलब कोई इसमें सब शेल नहीं है। ये गलत है। 0 भी एक नंबर ही है ना, काउंटिंग करनी है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। 0 भी एक नंबर है, एक नंबर आ रहा है तो हम बोलेंगे 1 सब शेल। मतलब एक तरीके से ऐसा मानो कि उसका नाम 0 है। एक ऐसी गली है, एक ऐसी स्ट्रीट है जिसमें एक ही घर है, बस एक घर है उसमें सिर्फ, खत्म बात। और उस घर का नाम 0 है। और जब एल की वैल्यू 0 होती है उसका एक स्पेशल नाम भी है बेटा, उसको स्मॉल एस सबशेल बोलते हैं। सबशेल तो पता ही है कि एल की बात कर रहे हैं तो सबशेल है, और एल 0 है देन इट्स नेम इज एस सबशेल। समझ आई बात? तो हम ये बोलेंगे नेट शेल, हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सबशेल, दैट इज एस।
और उसका पूरा नाम होता है 1s। 1s का मतलब क्या है? आप देखो, मान लो किसी ने ऐसे 1s लिख के दे दिया, तो ये जो आगे लिखते हैं वो तो बताता है कि शेल कौन सी है। फर्स्ट शेल की ऐसे सब शेल, फर्स्ट शेल में ऐसे जो सब शेल है उसके बारे में बात हो रही है। जब स्मॉल एस आ गया तो इट इज अंडरस्टूड कि एल की वैल्यू 0 होगी, या एल की वैल्यू 0 है तो इट इज अंडरस्टूड दैट एस सब शेल इज देयर। एंड हाउ मेनी सब शेल्स? 1 सब शेल, क्योंकि एल 0 मतलब उसका नाम है, ऐसे समझ के चलो। और नंबर में कितने सब शेल्स आ रहे हैं, जैसे कितने घर हैं उस स्ट्रीट में, एक ही घर है। पता लगा ये? यस मैम। अच्छा, एक बात और बेटा, कोई हेजिटेट नहीं करना, ऐसा नहीं है, ठीक है? कोई नई चीज समझ में आए, चाहे 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना जरूरी है। अब सेकंड शेल की बात करते हैं। तो सेकंड शेल मैंने बोला है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे ये स्ट्रीट नंबर 1 थी, पहली स्ट्रीट में हमने ये ढूंढ लिया कि सिर्फ एक ही घर है। अब हम अगली स्ट्रीट में जा रहे हैं। सेकंड शेल में सब शेल ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हरविंदर? सब शेल ढूंढने के लिए हम कौन से क्वांटम नंबर को देखते हैं? एल वाला, एल को, एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल को। और एल का फॉर्मूला क्या है? 0 to n minus 0 to n माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा? 0 to 0 to 2। 0 to 2 minus 1। What should I write? 0 to 1? यस। 0 to 1 मतलब 0 एंड 0 1 हो गया। 1। कितने नंबर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास? 2। 2। तो इससे हम, मैं क्या बोल सकती हूँ? सेकंड शेल, हाउ मेनी सब शेल्स हैं उसमें? 2 सब शेल्स हैं, यस मैम। है ना? सो आई कैन राइट दैट second shell has how many? 2 subshells। ना कौन कौन से? अब ये कहानी है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 1 है। अब इसका जब L 0 होता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? S पड़ता है। जब L 1 होता है, ये याद रखने है, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। L 0 है तो उसको S सब शेल बोलते हैं, L 1 है तो उसको P सब शेल बोलते हैं, L 2 है तो उसको D सब शेल बोलते हैं, L 3 है तो उसको F सब शेल बोलते हैं, 4 है तो G, 5 है तो H, एंड सो एंड सो। अब हमने ये कंक्लूड किया है कि इन द सेकेंड शेल वी हैव 2 सब शेल 0 एंड 1। और नाम देना उनको तो मैं बोल सकती हूँ सेकेंड शेल हैज 2 सब शेल, दैट इज S एंड P। और उसको हम ऐसे लिखेंगे 2S एंड 2P। पहले 1S लिख रहे थे, क्यों भाई अब 2S लिख रहे हैं? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि है तो ऐसी, है तो S बेटा, बट यहाँ पे 1S है, मतलब S सब शेल सब शेल 1 फर्स्ट, सर। हाँ, फर्स्ट शेल की S सब शेल है, यहाँ पे सेकंड शेल की S सब शेल है, और ये सेकंड शेल की P सब शेल है। आई बात समझ में? तो जो यस। हमारी स्ट्रीट नंबर 2 थी उसमें 2 घर हैं, एक का नाम 2S है, दूसरे का नाम 2P है, ये सिचुएशन है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है मैं तुम्हें आपको बताती हूँ, फिर मुझे आंसर देना तुम। सपोज हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन 1P बी पॉसिबल? क्या लिखोगे? यस और नो? नो। नो। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? मान लो पेपर कर रहे हो, ये क्वेश्चन आ गया, कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैम एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, L इज इक्वल टू 0 to n minus 1। हाँ उसमें मतलब n 1 आ जाएगा तो 0 हाँ ही होगा बस। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एन 1P से ये पता चलता है कि N 1 है, N 1 है तो L की वैल्यू तो सिर्फ 0 ही हो सकती है, और कोई आ नहीं रही। इसका मतलब 1 में सिर्फ S पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब कोई हमें पूछे कैन 2D भी पॉसिबल? 2D हो सकता है? कैन 2D भी पॉसिबल? नो, अगेन नो। नहीं होगा। यस। हाउ वी कैन एक्सप्लेन N2? देन L possible value are only 0 and 1 means S and P। आगे बेटा बात समझ में सारी? यस मैम।
हम 4 शेल तक करेंगे, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के सामने आएगा, वो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। नाउ n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड शेल। थर्ड शेल का वैसे नाम क्या होता है? एम शेल, ऐसे भी लिख के आ सकता है कि एम शेल के बारे में बात करें, KLM। Now if n is 3, L will be having value 0 to 3 minus 1, that is 0 to 2, 2 मतलब 2 0 1 2। तो कितनी सब शेल्स हुई? 3 3 सब शेल्स। नाम क्या क्या होंगे उनके? SPD 3S 3P 3D। हाँ, 3S 3P 3D, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली फोर्थ में निकाल के बताओ खुद से कौन कौन से सब शेल्स होंगे फोर्थ शेल में? 4S 4P 4D 4F। ठीक है, चलो ये तो तुमको आता है। अच्छा, तुम ये देख रहे हो कि जो शेल का नंबर है उतनी गिनती में सब शेल्स आ रहे हैं। जब फर्स्ट शेल थी तो एक ही सब शेल आई थी, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स, है कि नहीं? तो हम ये शॉर्टकट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल विल बी इक्वल टू n। इस चीज को समझे? जैसे यस मैम। मैं तुमको बोलूं 6th शेल है, ठीक है, 6th शेल में कितने सब शेल्स होंगे? तो एक तरीका तो है कि तुम फॉर्मूला लगाओ 0 to 6 minus 1, फिर लिखो 0 to 5, देन इसको गिनने बैठो 1 2 3 4 5, टोटल गिनो कितने हुए, 0 को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 6 हो गए। तो तुम आंसर दो कि 6 सब शेल्स है। एक तो ये तरीका है, ये तरीका ही करना है जब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होंगे। ये जो शॉर्टकट वगैरह होते हैं ये बेटा कंपटीशन में काम आते हैं, जैसे पेपर होंगे ना तुम्हारे पास मेडिकल है नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल है, जैसे आगे कुछ भी करना है तो उसके लिए जो भी ये तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें चलती हैं, मतलब उसमें टाइम भी सेव करना होता है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि 6 शेल बोला है तो सीधा हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं MCQ जिसको बोलते हैं, तो 6 सब शेल पे टिक करेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से ही आगे शॉर्टकट्स वगैरह निकल के आते हैं। चलो ये चीज़ें तो बहुत सिंपल थी, हमें सारा समझ में आता है। अब एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम आंसर करना। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n that allows G subshell to exist? Yes, let us try to solve it. ट्राई करना चाहोगे या मैं एक्सप्लेन कर दूं? मैम 5 आएगी 5। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 आएगा। रीजन दे सकते हो? मैम क्योंकि हमने पहले फाइंड किया था कि नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब एक शेल्स तो इन अ वैसे कर सकते हैं अच्छा, और तुम दूसरा इसकी वो फॉर्मूला रीजनिंग, लगा दी। नहीं नहीं, तुमको पहले बेटा ये लिखना पड़ेगा कि जी का मतलब क्या है। जी का मतलब क्या है कि एल की वैल्यू 4 होनी चाहिए, हम ये लिखेंगे जी सबशेल हमको चाहिए। जी सबशेल तो तभी होगा ना जब एल की वैल्यू 4 आएगी, समझ रहे हो मेरी बात? जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एस बोलते हैं, 1 होती है तो पी बोलते हैं, 2 होती है तो डी बोलते हैं, 3 होती है तो एफ बोलते हैं, 4 होती है तो एल की वैल्यू जी चाहिए। और एल की वैल्यू जी सब शेल लेने के लिए एल की वैल्यू हमें 4 लेके आनी पड़ेगी। अब एल की वैल्यू 4 लेके आने के लिए उससे एक बड़ा चाहिए एन, क्यों? क्योंकि एन जो होता है, एल का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। अब एल 4 तुम्हारा तभी आएगा जब n 5 होगा, समझे? बताओ। यस जो एल की वैल्यू चाहिए होती है उससे मिनिमम एक बड़ा एन लेना ही पड़ता है, उससे और ज्यादा बड़ा लोगे उसमें भी आ जाएगा, बट उसने लोएस्ट वैल्यू पूछा है एन की।
तो n की लोएस्ट वैल्यू जब हम 5 लेंगे तभी हमारा जी सब शेल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? नो मैम। तुम कैसे बोल रहे थे निकालने के लिए? मैं ऐसे ही बोल रहा था कि हाँ। एल की वैल्यू पुट कर देंगे। हम्म, यही फॉर्मूले में एल की वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाले यस। फॉर्मूले में। एक ही बात है, चाहे लॉजिकली लगा लो चाहे फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। तो 2 क्वांटम नंबर हो गए। थर्ड क्वांटम नंबर हमारा होता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। बट कई बार ज़्यादातर ये डोनेशन भी यूज़ होती है, एम के पैर में एल, स्मॉल एल। एनसीईआरटी में ये ज़्यादा यूज़ की हुई है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही शो हो रहा है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जैसे हमने किया स्ट्रीट है, स्ट्रीट में घर है, ठीक है, जितने भी हैं वो बात नहीं कर रहे, अभी समझ रहे हैं। स्ट्रीट हो गई शेल, उसमें आगे जो घर हैं वो हो गए सब शेल। अब किसी भी सब शेल में क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। तो रूम्स हो गए ऑर्बिटल्स। रूम्स में कौन रहता है? हम लोग रूम में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे ही ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है इन अ गिवन सबशेल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे निकालते हैं और ये क्या मतलब है इसका, ये हम देखते हैं। इसका बेटा फॉर्मूला होता है -L to +L इंक्लूडिंग 0। क्या मतलब हुआ? लेट्स सी। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट कि इन S सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो हमें जस्ट इंस्टेंटेनियसली क्लिक कर लेना चाहिए कि वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुमको निकालना है और ऐसा सब शेल है, ऐसा सब शेल है, तो एल की वैल्यू क्या होगी हरमिंदर? 0। 0। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? -0 to +0 इंक्लूडिंग 0। 0। तो -0 + 0 का मतलब नहीं होता कुछ, तो m की वैल्यू सिर्फ 0 है। अब ये भी कितने नंबर है? एक नंबर है, तो मतलब 1 ऑर्बिटल। हम ये लिखेंगे कि S सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? उसका अलग से नाम नहीं है कोई, उसको S ऑर्बिटल ही बोल देते हैं। आगे बेटा बात समझ में? यस मैम। सिमिलरली पी सब शेल में ऑर्बिटल्स निकालते हैं। अब हम ट्राई करना चाहते हो खुद से? यस मैम। बताओ करके। पी सब शेल है, पी सब शेल में माइनस ऑर्बिटल्स -2 माइनस, -1 0 -2 अच्छा -2, -1 0 1 2। थोड़ी सी गलती हो गई। -1 0 +1 आएगा, 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि पी सब शेल है। पी का मतलब एल की वैल्यू 1 1 है ना, तो 2 क्यों लिया फिर आपने? गलती से। हाँ हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये फॉर्मूला हमने लगाया है, कौन सा? -L to +L इंक्लूडिंग 0। एल की वैल्यू 1 है, तो -L मतलब -1 to +1, बीच में 0 तो आएगा। तो हाउ मैनी ऑर्बिटल्स हरविंदर? 3। 3। तो हम ये बोलेंगे पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, जिसको हम पी ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं, उनका कोई अलग से नाम नहीं है। बट उनमें फिर तुम बोलोगे मैम फर्क क्या है? बेटा उसको हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड बोलते हैं एक्चुअली।
अब ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्चुअली ये ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओरिएंटेशन मतलब क्या है बेटा, ओरिएंटेशन होता है, अच्छा ये तुमने वो पढ़ा है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था? पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, जैसे बोहर है, बोहर ने तो तुमको ये बताया था ना एग्जैक्ट पाथ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलता है। बट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद ना कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया था। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहाँ पे मैक्सिमम है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आज हम बोले आज बादल है, हो सकता है बारिश हो भी, हो सकता है ना भी, वो चांसेस हैं बारिश होने के। तो हेजनबर्ग ने बोला कि बोहर ने जो बताया वो गलत है, हम उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ही पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने के हम एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एरिया के बजाय हमें वॉल्यूम बोलना चाहिए। जैसे क्रिकेट की एक बॉल है, वो क्रिकेट की बॉल के बीच में मान लो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड वो जो सारी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि बस ये लाइन लगा दी यहीं यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये गलत कंसेप्ट है। ये जो सारे डॉट लगाए हैं मैंने, ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉट उस स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। वो जो पूरी स्पेस है, ये सारी जो स्पेस बनी न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो ऑर्बिटल पर्टिकुलर शेप्स के होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल तुम क्रिकेट बॉल जैसे इमेजिन कर सकते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक 3D वॉल्यूम कैसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, तो वो एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो पी ऑर्बिटल होता है, अब पी एक्स पी वाई पी जेड में यही फर्क है। जैसे देखो मैं एक्सिस बना रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, ये जेड एक्सिस है। जो तुम्हारा एस ऑर्बिटल था वो होता है स्फेरिकल शेप का, बट जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं ऐसे शेप के। अभी ये क्या शेप है, जैसे डंबल होते हैं ना, डंबल शेप बोलते हैं इसे। मतलब यहाँ ऐसे इमेजिन करो, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस इन दोनों लोब्स में मैक्सिमम है, और उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए उसे पी एक्स बोल दिया। मेरी बात समझ में आई? पी का मतलब है पी ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल नहीं होती, उसकी डंबल शेप होती है। डंबल शेप मतलब दो लोब्स हैं उसमें, सेंटर में न्यूक्लियस है, और वो एक्स एक्सिस की तरफ उसकी ओरिएंटेशन है, इसलिए हमने उसको पी एक्स बोल दिया। अब पी वाई और पी एक्स में फर्क क्या है? मैम जस्ट यस, मैम एस वाले में कोई नहीं होती ओरिएंटेशन? एस वाले में ओरिएंटेशन नहीं होती, उसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, पी वाला डायरेक्शनल। ये देखो ये पी वाई हो गया, शेप सेम है, जस्ट ओरिएंटेशन का फर्क है। तो ये भी बोला जाता है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, हम बोलते हैं वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि वो ओरिएंटेशन इन स्पेस के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये फिर मैं बात है, बच्चे क्या चलते हैं, जैसे हम लोग कड़ा पहनते हैं, है ना। कड़ा इमेजिन करो बोहर का कंसेप्ट था, उसने ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन को हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे घूमेगा। वो गलत है कंसेप्ट, कड़े जैसी हम बता नहीं सकते, हम बता सकते हैं क्रिकेट बॉल जैसा है एक्चुअली ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। मतलब वो स्पेस हर उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 90% तक होते हैं। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे भी पाया जा सकता है। ये हेजनबर्ग ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा छोटा पार्टिकल है कि उसकी 100% सर्टेनिटी के साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। पोजीशन बताएंगे तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वेलोसिटी बताएंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आई बात समझ में? वो करेंगे धीरे धीरे, काफ़ी इलाबोरेटिव चैप्टर है ये, तो जस्ट मैं आज आपको क्वांटम नंबर वाली चीज़ समझाना चाहती हूँ। कुछ कुछ आइडिया हुआ ओरिएंटेशन का? यस मैम। ऐसे ही अब हम उस पर चलते हैं डी सेक्शन में। बेटा ये मीटिंग ना 8-9 मिनट्स बाद बंद हो जाएगी, तो पेड नहीं है ना एक्चुअली आईडी, तो मैं फिर रीज्वाइन करना, फिर से स्टार्ट करूंगी मैं सेम आईडी के साथ, ठीक है। ओके।
अच्छा, अब डी सब शेल देखो। अब मैं तुमको पूछूं कि डी सब शेल में ऑर्बिटल निकालो, तो अब तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि मुझे ऑर्बिटल निकालने हैं, तो इसका मतलब मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। उसके बाद दिमाग में आना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला -L2 + L इंक्लूडिंग 0। साइड में अपने लिए लिख लिया इसको, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ अरविंदर, डी सब शेल बोल दिया मैंने, तो एल की वैल्यू क्या फिक्स होगी बेटा? 2। एल की वैल्यू 2 फिक्स है, इसके बिना हम कोई और नहीं ले सकते। इसका मतलब -2 2 +2, बट -2 और +2 के बीच में -1 0 +1 +2 भी तो आता है। तो टोटल कितने यस नंबर मैम। हुए? 5 5। 5 हो गए। तो हम बोलेंगे डी सब शेल हैज 5 5 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल। और उनको भी डी, कलेक्टिवली हम उनको डी ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं। ये अलग बात है कि ओरिएंटेशन के हिसाब से उनके आगे नाम होते हैं, जैसे पी के 3 ऑर्बिटल थे, तीनों के आगे नाम थे। इसमें भी 5 होते हैं, इनके भी तुमको शेप्स और सब कुछ है, डिटेल में हमारे सिलेबस में है। मैं अभी लिख के दे देती हूँ, वैसे फिर इनकी शेप्स अलग से तुमको मैं करवाऊंगी। एक मिनट। यस, इसके नाम है बेटा डी एक्स वाई, ये पैर में होते हैं, डी वाई जेड। अब तुम बोलोगे मैम दो दो एक्सिस क्यों ले रहे हो? उसका रीजन है, इनकी शेप ऐसी होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 जो हैं ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन इन द स्पेस दे हैव स्पेसिफिक शेप्स। थोड़ा सा मैं बताती हूँ इनका ड्रॉ करके तुमको। जैसे देखो डी एक्स वाई है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। बेटा डी की शेप होती है डबल डंबल। जैसे पी में एक डंबल था, इसमें 2 डंबल होते हैं और 4 लोब्स होते हैं। अब डी एक्स वाई बनाना है हमको। अब एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। जो एक्सिस नाम में मेंशन्ड है ना, एक डंबल उन दोनों एक्सिस के बीच में बनता है। एक्स और वाई के बीच में एक डंबल बन गया और एक डंबल उसके परपेंडिकुलर बनता है। बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। इधर इधर ऐसे ऐसे कैसे बनाना है? एक डंबल जो 2 एक्सिस मेंशन्ड है उनके बीच में, और दूसरा डंबल मतलब उसके परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों में एंगल 90 होना चाहिए। ये डी एक्स वाई है। पता लगा बेटा ओरिएंटेशन का? यस मैम। ऐसे ही अब मान लो डी वाई जेड बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। और बेटा ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही एक्स वाई जेड लेने हैं। तुम बुक्स में देखोगे कई बार ये ऊपर वाले को एक्स लिया रहता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, जिस मर्जी को हम एक्सिस रख सकते हैं। हमें पता है कि 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमको लेने हैं, तो उसी तरीके से तुम रख सकते हो, वो कोई इशू नहीं रहता। अब डी एक्स वाई डी वाई जेड बनाना है सपोज करो, तो हमने क्या लर्न किया कि एक डंबल तो वाई और जेड के बीच में बन जाएगा, तो ये एक्स रहा। में बन जाएगा। अच्छा। नहीं नहीं, जो 2 एक्सिस हैं उन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बनेगा एक डंबल। एक ਉਹਦੇ राइट एंगल थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, समझा? ओके। क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल 90 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। वो एंगल शो नहीं करते, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। बिल्कुल एक्स एक्सिस से नहीं ਹੁੰਦਾ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। ਇਹਦੀ प्रैक्टिस करनी ਪੈਂਦੀ है, अपने आप शेप्स बन जाती हैं फिर। अगला देखो, और केड़ा डी एक्स जेड किवें बनावांगे हम? ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब हमने बनाना है डी जेड एक्स, तो क्या करोगे? एक डंबल, बताओ,
इसके बीच में और एक उसके परपेंडिकुलर। तो ये तीनों की शेप ना आपस में सेम होती है, बस ओरिएंटेशन का फर्क है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मैंने तीनों क्यों बोला, ये जो दो बाकी के बचे हैं इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे, लेट्स सी। ये है, अब बनाते हैं हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये था तुम्हारा x, ये था y और ये था z। अब इसमें बेटा क्या है, इसमें होंगे तो दो डंबल ही, बट डंबल इन बिटवीन द नहीं होते। इसमें जो एक्सिस मेंशन्ड है x और y है, उनमें ही, उनपे ही लोब्स बनते हैं। एक डंबल x एक्सिस पे होता है, दूसरा डंबल y एक्सिस पे होता है। ओरिएंटेशन का हिसाब है, ये सारे एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं मैथ्स के, उनको सॉल्व करके ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और बचा कौन सा, डी जेड स्क्वायर। इसकी शेप कैसी होती है, अब देखो, अब तक हम यहाँ पे y ले रहे थे, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, अब मैं इसको z लिखूंगी। क्यों लिखूंगी मैं इसको z, वो बोर्ड है ना, बोर्ड होता है 2 डायमेंशनल। अब मुझे तुमको 3D में चीज समझानी है तो वो समझनी इजी रहती है, इसलिए मैंने इसको z ले लिया। एक डंबल होता है बेटा डी जेड स्क्वायर में, वो होता है z एक्सिस पे। दो डंबल नहीं होते, एक डंबल होता है, और एक इसमें ना रिंग होती है, वो रिंग होती है तुम्हारी एक्स वाई प्लेन में। याद रखना, इसकी अलग सी शेप है। क्या शेप है इसकी, डबल डंबल नहीं है, इसमें एक डंबल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, और एक इसमें रिंग होती है, वो रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। और इस शेप को हम डोनट शेप बोलते हैं, डोनट शेप। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बेबी सूदर शेप। वाई बेबी सूदर शेप, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत छोटे, उनके मुंह में कुछ ऐसा रखते हैं जैसे वो जिस रोते नहीं है, जो वो डाल के, वो ऐसी शेप का ही होता है डी जेड स्क्वायर जैसा, इसलिए हम उसको बेबी सूदर शेप बोलते हैं। समझ में आई बेटा ये बात। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये डी सब शेल में पाए जाते हैं। और जो मैग्नेटिक हमारा क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिटल कितने होंगे ये भी बताता है, और वो हमें ये भी बताता है कि वो स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन किस तरीके से होती है। अब बचा क्या, अब आगे चलते हैं। रब कर दूं, आप कुछ लिख रहे यस हो मैम। कॉपी पे क्या साथ में, या सिर्फ नहीं समझ रहे मैम, हो। समझ रही हूँ। ओके, अच्छा, अब मान लो मैं तुमको पूछूं एफ सब शेल है, एफ सब शेल में हरमिंदर हमको निकालने हैं ऑर्बिटल्स, क्या करोगे बेटा, बताओ जरा निकाल के। सबसे पहले एल फाइंड करेंगे। करो, एल फाइंड करो। 3 आ गई। हाँ, L3 है, एफ बोलता उसने, मतलब L फिक्स हो। अब इनके नेम्स और इनकी शेप्स दे आर आउट ऑफ स्कोप। why, because they have generally, we say like this, they have complex shapes, they are out of your scope. so हम d ऑर्बिटल्स तक की शेप्स को हम स्टडी करते होते हैं। ऐसे तो आगे g h किस मर्जी में निकालते रहो, बट f तक ही हमने पढ़ना। तो m जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एंड वो हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में। अब हम इसका भी एक शॉर्टकट बना सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द शॉर्टकट, लेट्स सी। शॉर्टकट फॉर डायरेक्टली फाइंडिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, 2l+1। हाउ, लेट्स ट्राई टू अप्लाई इट। अब मैं आपको बोलूँ कि हरमिंदर डी सब शेल में ऑर्बिटल निकालो, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो जो तरीका पेपर में करना है, जैसे तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स होंगे तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सपोज करो मैम ने क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल, तो तुम क्या करोगे, डी बोला तो एल की वैल्यू 2 है,
फिर वही फॉर्मूला लिखोगे, एल की वैल्यू 2 है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। फिर पेपर में करोगे -2 -1 0 +1 +2, ये सारा करके दिखाओगे और एंड में लिखोगे 5 वैल्यूज आ रही हैं तो 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक तो ये तरीका है जो कंपटीशन में लगाया जाता है, वो तरीका ही है। क्या है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल पूछा है, तो तुमको मालूम ही है कि डी है तो एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 2L + 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5, सीधा आंसर आ गया। देखो आंसर मैच कर रहा है, आई बात समझ में? यस मैम। और ये फॉर्मूला बड़ा लॉजिकल है, ऐसे नहीं है ऐसे ही बना लिया, ऐसा नहीं है। क्यों, देखो 2L क्यों लिखे, क्योंकि -L2 + L है, इसका मतलब वो तो डबल हो जाता है। और +1 क्यों लिखे है, 0 वाला इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अब कोई भी निकालना है, मान लो हमको पी में निकालना है, पी में हमने ऑर्बिटल निकालने हैं पी सबशेल में, तो पी है तो एल की वैल्यू 1 होती है, 2 + 1 3। अब हमें पता ही है जी 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स टी वाई पीज है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। अब बचा लास्ट क्वांटम नंबर, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डेजिग्नेट करते हैं, एक तो बेटा स्मॉल एस लिख देते हैं यहाँ, बट कई बार इसको एम पैर में एस भी लिख देते हैं। अब वो एम में तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं है, वो स्पिन क्वांटम नंबर ही है। ठीक है, और केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना है, एक सिंबल बहुत बार यूज होता है। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने ऐसे बोल दिया, ऐसे तो हमने सबशेल के लिए रखा हुआ था, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में ये चीज़ चलती है। ठीक, अब स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है ना, हमें पता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, जैसे ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड दैट मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। क्या नाम है उसको, ऑर्बिटल मोशन, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट हमको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, साथ में पता है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी अपने खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन इन नटशेल इट shows two type of motions around the nucleus which is called orbital motion as well as around its own axis which is called spin motion। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये वो वाली मोशन के साथ डील करता है जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड शो करता है। अब अपने एक्सिस के अराउंड या तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, या रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर है ना, उसकी 2 वैल्यूज ही पॉसिबल है। क्यों, 2 ही क्यों पॉसिबल है, हमने तो बाकियों की तो हमने इतनी इतनी कर ली, 2 बेटा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही 2 है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एस की वैल्यू या तो +½ होती है या -½ होती है। अब मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स बोलूंगी, तुमको ध्यान से सुनना। एक तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस का मतलब क्लॉकवाइज है और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे मन में सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी तक भी फिक्स नहीं है कि प्लस क्लॉकवाइज है या प्लस एंटी क्लॉकवाइज है, बस ऐसा है कि 2 ही ऑप्शंस हैं। तो ये कभी भी मन में नहीं बिठाना कि प्लस क्लॉकवाइज है या प्लस एंटी क्लॉकवाइज है। आई बात समझ में? दूसरी बात, बस एक प्लस है एक माइनस है, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, उसको एक्चुअली ऐसे शो करते हैं। ये तुमने बहुत बार ये डायग्राम देखी होगी, ये चैप्टर पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो बॉक्स है ना ये एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को इमेजिन करो कमरे से, जैसे रूम होता है, वो रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते होते हैं एक ऑर्बिटल में, ये आगे रूल्स है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, तो ये ऑपोजिट स्पिन है। अब हम नहीं ये कह सकते कि ये ऊपर को दिखाया तो ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, बस ऑपोजिट है, इतना पता है हमें। और बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन आता है +½ ही क्यों लिया, ये भी बेटा कैलकुलेशन से आया, टर्म सिंबल वगैरह कुछ होते हैं उनमें से ये वैल्यूज निकल के आती हैं। इतना समझ में आया? यस मैम।
तो ये तुम्हारे जो हैं ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगी, सारा समझ में आ जाएगा। देख लो, यहाँ पे हम रखेंगे शेल, यहाँ पे हम n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल ही रिप्रेजेंट करता है। मैंने अलग अलग क्यों लिख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहती हूँ एक्चुअली KL, इसीलिए। अब K शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी हरमिंदर? 0 0। n की नहीं 0 बेटा, n की 1। l की तुम किसकी 0 बोल रहे थे? सॉरी हाँ हाँ, एन कोई की बात, गलती से बोल कोई बात नहीं। फर्स्ट शेल से शुरू होता है, ठीक है। अब फर्स्ट शेल है तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 0। और इसका नाम क्या होगा? l एस की s, तो मैं 1s लिख दूं। यस m की क्या वैल्यू होगी? एम की भी 0 होगी। 0 होगी। कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल 1 एस। ऑर्बिटल। हाँ, s ऑर्बिटल, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ s ऑर्बिटल। और तुमको इसकी गिनती भी बतानी चाहिए कि 1 है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज याद रखनी है तुमको कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइड पे कहीं पे लिख लो, एन ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है ये अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में समझ आ पाएगा। ये एक प्रिंसिपल है। तो तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल आए हरमिंदर? एक ही आया। यस तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं? 2 2। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने सारा ट्रीटमेंट करके देख लिया कि उसमें सब शेल कितने हैं, उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। तो ये कंक्लूजन निकला है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब सेकंड शेल पे आ जाओ, एल शेल पे, कैपिटल एल। तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या बनेगी? 2 2 एल की क्या क्या वैल्यूज होंगी? 1,0। हाँ, जब 0 है, अब मैंने तो 2 सब में उसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2 सब शेल्स आ गई। जब 0 है तो मैं उसको 2s बोल सकती हूँ। यस जब और 1 1 है को मैं 2p उसको 2p बोल सकती हूँ। 2 ठीक है, अब 2s किसका नाम है हरमिंदर? सब शेल का है। तो 2s सब शेल में ऑर्बिटल कितने हैं? अकेले मैम 2s? +1 नहीं नहीं, 0। अकेले 2 देखो ध्यान देना, अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने तुमको 2s में ऑर्बिटल निकालने को बोला था, क्योंकि 2 सब शेल हैं। तो देखो ये कैसे ध्यान रख सकते हो तुम, 2 सब शेल जैसे 2 घर अलग अलग हैं। एक घर में कितने कमरे हैं, दूसरे घर में कितने कमरे हैं? आई बात समझ में? वो घर, दोनों घर की वो गली एक ही है। गली दोनों की स्ट्रीट नंबर 2 है, बट उसमें 2 घर हैं। एक ये घर है, एक ये घर है। अब एक घर का नाम 2s है, दूसरे घर का नाम 2p है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों स्ट्रीट नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, बट दोनों अलग अलग घर हैं। ठीक है, अब हर एक घर में कितने कितने कमरे हैं वो ढूंढना है हमने। कमरे हैं मतलब कितने ऑर्बिटल हैं? 2s वाले घर में कितने ऑर्बिटल हैं? एक, नहीं पता लगा? 1 हाँ, क्यों? क्योंकि वो s था। अब 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 3। 3 सम क्योंकि एक बार फिर से समझाओ। हाँ बता, साइड पे समझा देती हूँ। ये देखो बेटा, n2 है, मतलब सेकंड हम शेल की बात कर रहे हैं। सेकंड शेल में तुमने पता कर लिया कि 2 सब शेल्स हैं। एक का नाम 2s है, दूसरे का नाम 2p है। ठीक है, अब
इसको कंपेयर करके वो गली वाली एग्जांपल लेके समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही देखना, मैं साथ में एग्जांपल बोल दूंगी। स्ट्रीट नंबर 2 है, जैसे शेल नंबर 2 था, स्ट्रीट नंबर 2 है, उसमें हमने ढूंढा 2 सब शेल्स हैं और हम बोले कि उस स्ट्रीट में 2 घर हैं, एक घर का नाम 2s है, दूसरे घर का नाम 2p है। अब हमने ऑर्बिटल ढूंढने हैं, ऑर्बिटल आगे सब शेल में होते हैं, तो 2 सब शेल हैं, दोनों में अलग अलग ऑर्बिटल ढूंढेंगे। 2 ऐसे सब शेल में ऑर्बिटल ढूंढने हैं, मतलब m की वैल्यू ढूंढनी है। अब मैम ऐसे बोल रहे हैं तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, मतलब ये एक ऐसा घर है जिसमें एक ही कमरा है, ये एक ही कमरा है। तो 2p वाली सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? p है तो l की 1 वाली वैल्यू लेनी है। 3, इसमें आगे 3 कमरे हैं, 1 2 1 2 3। समझ आई मेरी बात? यस। तो एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, बट टोटल 4 ऑर्बिटल किस में है हरमिंदर? सेकंड शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। ध्यान देना, मैं कब शेल बोलती हूँ कब सब शेल बोलती हूँ। टोटल ऑर्बिटल 1 ये 3 ये, चारों ऑर्बिटल सेकंड शेल में है, बट 2s सब शेल में एक ऑर्बिटल है, 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। बस इतना ध्यान में रखो, जब s आ गया ना तो एक ही ऑर्बिटल है, जब p आ गया तो 3 ऑर्बिटल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर एक। अगर मैं पहले फाइंड किया था फॉर्मूला लगा के वो एल वाला, अब भी प्लस एल एल टू वाला है। माइनस एल, हाँ हाँ, अब भी वही तो किया। फिर उसमें तो 3 आ रहे थे। तो 3 आए हैं इसमें, देख ले बेटा। 2p को लेके चलना, चल तू ये भूल जा, मैं तुझे सिर्फ बोलती हूँ 2p में ढूंढने हैं तुझको ऑर्बिटल। तो फॉर्मूला ये नहीं लगाएगा क्या? यस p है तो l की वैल्यू क्या है बेटा? मैम। -1 0 +1। मैंने भी तो फॉर्मूला ही लगाया है, और कैसे ढूंढा है? नहीं मैम, पहले 0 1 में स्प्लिट भी किया था। स्प्लिट नहीं किया था? पहले तो मैम 3 आ रहे थे ना। तो अब भी तो बेटा 3 आ रहे हैं, मैं समझी नहीं तेरी बात, तो क्या कह रहा है? मैम आपने टोटल 4 कहे हैं, वो 1 0 वाला। हाँ, मैं बताती हूँ, वो इसीलिए 4 के हैं क्योंकि पहले मैं तुझे सिर्फ शेल में और सब शेल में ढूंढवा रही थी। मैं तुझे बोल रही थी कि पी में ढूंढ, या मैं तुझे बोल रही थी एस में ढूंढ। अब मैं तुझे बोल रही हूँ सेकंड शेल में ढूंढ। चल अब छोड़, एक बात, तू कंफ्यूज हो रहा है, रुक जा, अभी तुझे समझ में आ जाएगा। मेरे मुझे एक चीज ध्यान में आ गई, तुझे क्या डाउट है। मैं तुझे ये क्वेश्चन देती हूँ, तू चार्ट को भूल जा। 2 क्वेश्चन दूंगी, तू खुद से कंपेयर करना। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल। चल इसको सॉल्व करके बता जरा, क्या करेगा? L1 होगा, हम्म फिर प्लस L2 माइनस एल। हम्म, तीनों हो गए। ठीक है, सीधा यस आंसर आ गया है ना। हुन मान लिया मैं तेनू ये क्वेश्चन दे दा कि हरमिंदर बेटा फाइंड ऑर्बिटल्स इन सेकंड शैल। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਰੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ? यस ਤੁਸੀਂ मैम। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਐਲ ਤਾਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ बेटा? मैं तेनू शैल तो सब शैल दसना वाला फार्मूला भी तो सिखाया होया। मैं तेनू इनडायरैक्ट चीज़ पूछ ली। मैं तेनू ये दसिया 2 स्टैप्स दसिया, ए तो बी किवें कड्ढी दा, फिर मैं तेनू दसिया बी तो सी किवें कड्ढी दा। हुण मैं तेरे तो क्वेश्चन पूछ लिया भी बेटा ए तो सीधा सी कड्ढ के दिखाई, फर्क तो नहीं कोई? हुण देख, मान लै तेनू आ क्वेश्चन आ गया जिहड़ा मैं आह नीले पैन नाल लिखिआ, तो तू की करेंगा? तू कहेगा सैकेंड शैल है, तो एन की वैल्यू की होगी 2। इन्नी यस की इन्फॉर्मेशन ही मिलती पई है ना क्वेश्चन तो। अब यस n की वैल्यू 2 है, तो क्या तू सब शेल नहीं निकाल सकता? निकाल। क्या निकला? इसके लिए ये फॉर्मूला भी तो हमने पहले किया ही था बेटा।
L2 आएगा। L2 नहीं आएगा राजे, L1 0 ते 1 आएंगे। तो टोटल तो 2 नंबर होंगे। टोटल 2 नंबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। मतलब किन्ने सब शेल होए? 2। 2 केड़े केड़े होए? 0,1 SP दियां टर्म च दस केड़े केड़े होए? 2S 2P। हुण तेरे कोल की आ गए बेटा, की है ये? तू की कड्डे ने? सब सब शेल कड्डे। हुण मैं तेनू क्वेश्चन की पुछया सी? टोटल नंबर ऑफ सबशेल। ऑर्बिटल पूछे सी। हुण तेरे कोल सब शेल आ गए, हुण तू इन्हां चों ऑर्बिटल किवें कड्डेगा? एक एक के निकालूंगा फिर। एक एक, वही तो हम कर रहे हैं। 2S में अलग से निकालेगा, जैसे हमने निकाले हैं 2P में अलग से निकालेगा। 2S में एक आएगा, 2P में 3 आएंगे, बट टोटल सेकंड शेल में तो 4 ऑर्बिटल हुए कि नहीं हुए? ओके, दोबारा बताऊं? नहीं आ गया समझ। हाँ, तो वही बात है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग जाएंगे ना धीरे धीरे। वो उसने हर बार तुझे सब शेल नहीं देनी, वो इकट्ठे शेल में पूछ लेगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ओके ਤੂੰ 2s ਆਰਬਿਟਲ, ਆਪਾਂ 2s ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस तो बाद वो अकोमोडेट नहीं कर पाता। और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। यस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो मैं हुण ये नहीं कह सकती कि मेरी सेकंड शैल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकती हूँ मैं ऐसे? देख, शैल से हमने ट्रीटमेंट शुरू करके इलेक्ट्रॉन तक जाना था। एक्चुअली हमने ये पता लगाना होता है कि एक शैल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं करते, पहले हम शैल से सब शेल पे जाते हैं, सब शेल से फिर हम ऑर्बिटल पे जाते हैं, ऑर्बिटल से फिर हम इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। आई बात समझ में? यस बोल सकते हैं कि 8 हो। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं तुझे डीप में जाके समझा रही हूँ। इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला 2n² होता है। ये 2n² किस चीज़ का फॉर्मूला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ओके तो लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेगा, जो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 आ गया। ओके अखा लग रहा है? नो मैम। पहली बार है ना, इसीलिए लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये टेबल। एक्चुअल में आ जाएगा प्रैक्टिस। अब वो तेरी कंफ्यूजन दूर होगी बेटा, जो तू यहाँ पे पूछा था मैम अपने 4 क्यों बोला है? यस यस मैम। है ना? चल फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे हम। समझ में आ गया बेटा सारा? यस मैम। मैंने वैसे रिकॉर्ड किया है। इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग आई कैन सेंड यू, बता देना। ओके, सेंड कर देना, सेंड कर। ठीक है। ओके बेटा, ओके। थैंक यू। ओके बेटा।